Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss BSc third year sample paper 2022 inorganic chemistry part 4 for BSc थर्ड ईयर के लिए है। इसमें हम तीन पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सेक्शन ए 1 मार्क्स वाले, सेक्शन बी 3 मार्क्स वाले और अब हम सेक्शन सी में आ गए हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या क्वेश्चन है? डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की अलग अलग स्पेलिंग रहती है, सभी सही होती हैं। फिलहाल मैंने ऐसे लिखा है, HEAMO भी लिखते हैं, HEMO भी लिखते हैं, हर जगह सही है। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन बताना है। और दूसरा, इसने इसी क्वेश्चन में आपको पूछा है कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या होता है। तो मैं आपको शॉर्ट में ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आने हैं बीएससी में, वो सब मैं फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। बार बार डेली वो डिस्कस करना ठीक बात नहीं है। तो अभी हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। जेडबीसी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे भी इनके काम यूज़ होता रहता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर समझने के लिए देखो, ये है आपकी पायरोल रिंग। क्या कहते हैं इसको? 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है पायरोल। तो आपके पास 4 पायरोल रिंग बना दो, साथ साथ कॉपी पेन ले लो, साथ साथ बनाते रहो, नहीं तो पीछे छूट जाओगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ी देर में फिर समझ नहीं आएगा। तो 4 तो हम पायरोल रिंग फॉर्म कर लेंगे। आफ्टर दैट इनके ये वाले जो कार्बन है उन्हें एक कार्बन से कनेक्ट कर लेंगे, एक कार्बन से कनेक्ट कर लेंगे, एक कार्बन से कनेक्ट कर लेंगे, फिर एक कार्बन से कनेक्ट कर लेंगे। अब एक्चुअली इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी, 2 नाइट्रोजन तो H से अपनी वैलेंसी पूरी करते हैं और बाकी 2 के पास अपने लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर तो इनके पास भी हैं, लेकिन इसकी तीसरी वैलेंसी H से होती है, इसकी वैलेंसी बॉन्ड से पूरी होगी। अब बॉन्ड कैसे लगाते हैं? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड। अच्छा, इधर डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, डबल बॉन्ड आया फिर सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड आना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी पूरी हो चुकी है, तो इस साइड डबल बॉन्ड नहीं अप्लाई करेंगे, इधर करेंगे। आपसे कोई गलती ना हो इसके लिए आप एक बात का ख्याल रखेंगे कि आपके स्ट्रक्चर में 11 डबल बॉन्ड आने चाहिए। डबल, सिंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर 11 डबल बॉन्ड नहीं आते तो आपने इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती करी है। ये होता है, इसको कहते हैं पोरफायरिन रिंग। मैं तो इसे मिटा करके मॉडिफाई करता रहूँगा, आप लोगों को सही से बनाना है। इसे कहते हैं पोरफायरिन रिंग। इस पोरफायरिन रिंग में अगर आपके पास यहाँ से 2 H+ आयन रिलीज़ हो जाते हैं, 2 H+ आयन अगर यहाँ से चले जाते हैं, ये वाले H+ को बाहर भेज देंगे, इसका मतलब ये एसिडिक नेचर का भी है पोरफायरिन रिंग। अगर ये H+ आयन बाहर फेंक देगा तो यहाँ से जो नेक्स्ट आगे स्ट्रक्चर बनेगा, मैं यहीं कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के भी कर सकते हो, तो डाई एनायन पोरफायरिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाई एनायन पोरफायरिन। इसको कहते हैं डाई एनायन पोरफायरिन। अब अगर इस डाई एनायन है तो इसे न्यूट्रल होने के लिए क्या चाहिए? कैटायन चाहिए, जिसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहाँ पर अगर हम इसमें कोई मेटल ले लेते हैं जिस पे कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है, तो ये निगेटिव इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करेगा, ये निगेटिव इस एक पॉजिटिव को न्यूट्रल करके ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2, ये ध्यान रखोगे। तो ये जो आपका बन जाएगा, पहले तो पोरफायरिन था, फिर H+ देने के बाद बना डाई एनायन पोरफायरिन, और अगर मेटल एटम यहाँ पे बीच में आ जाएगा तो इसको कहते हैं मेटलोपोरफायरिन। अब इस मेटलोपोरफायरिन में आपके पास पर्टिकुलर मेटल Fe हो। कौन सा मेटल हो? Fe हो। तो Fe हो तो ये आपका हीमोग्लोबिन वाली कैटेगरी में आने लग जाता है, तो मेटलोपोरफायरिन रिंग बन जाती है। इसके बाद आपकी 5वीं ये अपने लोन पेयर दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके इसे जुड़े रहते हैं। इस आयरन की 4 वैलेंसी हो गई, 5वीं वैलेंसी और 6वीं वैलेंसी, अगर इसकी 5वीं वैलेंसी हिस्टिडीन प्रोटीन से जुड़ जाए। हिस्टिडीन प्रोटीन्स क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। एमिनो एसिड्स की लंबी लंबी चेन्स होती हैं। जब 100 से ज़्यादा एमिनो एसिड यूनिट जुड़ती हैं तो पहले तो एमिनो एसिड यूनिट जिस बॉन्ड से जुड़ती है उसे पेप्टाइड कहते हैं, और अगर वो बॉन्ड 100 से ज़्यादा बन जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, या 100 से ज़्यादा यूनिट जुड़ती है, तो उन्हीं को प्रोटीन्स कहते हैं। तो प्रोटीन की बहुत लंबी चेन यहाँ पर है। अगर 5वीं वैलेंसी प्रोटीन से जुड़ जाए और 6वीं वैलेंसी H2O से जुड़ जाए तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आता है इसे कहते हैं मायोग्लोबिन। तो आप इसका स्ट्रक्चर बना लें पॉज करके।
तो आप इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म कर लेंगे। तो जो पोरफायर रिंग के ये वाले कार्बन है, यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर विनाइल ग्रुप, यहाँ पर फिर से CH3, यहाँ पर विनाइल ग्रुप, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2COH प्रोपाइल वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, CH2COH, CH3 विनाइल CH3 मतलब CH2COH। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आता है इसे कहते हैं मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। वैसे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन भी यही है, स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन भी यही बोला जाता है बेसिकली। तो अगर हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बोले तो यही है। आपसे पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो Fe। अगर मैग्नीशियम मेटल होता है तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर क्लोरोफिल का बनता है। तो फिलहाल ये किसका स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। आपके पास हीमोग्लोबिन को अगर आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिखाना है तो शॉर्ट में हम कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। ये आपका आयरन हो गया, ये वही चीज़ें हैं जो आपके पास कनेक्ट हो रखी हैं, मायोग्लोबिन 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 मायोग्लोबिन, चार मायोग्लोबिन की यूनिट जुड़ी हुई है। और पांचवी वैलेंसी जो हिस्टिडीन प्रोटीन से जुड़ी थी, उस हिस्टिडीन प्रोटीन ने क्या बना रखी है, यहाँ पे बहुत लंबी लंबी चेन होती है प्रोटीन्स की, तो उसने इसे चारों तरफ से घेर रखा है। तो शॉर्ट में हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हम ऐसे दिखा देते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो मायोग्लोबिन की 4 यूनिट से बना है। तो एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है वो मायोग्लोबिन का है, और इसकी 4 यूनिट इस तरीके से कंबाइन हो जाएगी तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाएगा वो हीमोग्लोबिन का कहलाएगा। लेकिन अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाता है हीमोग्लोबिन का तो वो भी आप इसी तरीके से दोगे। दोनों के स्ट्रक्चर इस तरीके के हैं, लेकिन मैं इसको इस बात के लिए समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरा क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करना है, कोऑपरेटिव इफेक्ट। तो एक्चुअली होता क्या है आप समझते हैं। तो जब हीमोग्लोबिन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है तो ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2। क्या बनाता है, क्योंकि आपके पास ये एक यूनिट है जिसमें क्या लगा हुआ है H2O, तो यहाँ से आपका क्या बाहर हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा और क्या आ जाएगा वहाँ पर, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो एक ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इसी तरीके से फिर क्या होगा, क्योंकि आपको पता है हीमोग्लोबिन में कितनी यूनिट्स प्रेजेंट हैं, ऐसी कितनी यूनिट है, 4 यूनिट्स हैं। तो ये रिएक्शन कितनी बार करवा सकते हैं, 4 H2O प्रेजेंट होंगे तो एक एक करके करवा रहे हैं। इसकी रिएक्शन फिर से O2 से कराई तो आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, HbO2 का होल ट्वाइस। आपने इसकी रिएक्शन HbO2 के होल ट्वाइस से की रिएक्शन फिर से कराई O2 से, तो क्या बन जाएगा आपका HbO2 का होल थ्राइस। HbO2 के होल थ्राइस की रिएक्शन फिर से कराई O2 से, तो क्या बन जाएगा आपका HbO2 का होल 4। 4 बार रिएक्शन क्यों हुई है, क्योंकि 4 यूनिट्स ऐसी जुड़ी हैं हीमोग्लोबिन में। तो जब आपने पहली बार रिएक्शन कराई तो उसको कराने के लिए जो रेट कांस्टेंट लगा उसे K1, K2, K3 और K4 कह देंगे। जब आपने पहली बार रिएक्शन कराई तो आप इस स्ट्रक्चर में देखो कि इस एमिनो एसिड या प्रोटीन की चेन ने क्या कर रखा है, इन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। तो जब आप पहली बार ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओगे तो पहली बार रिएक्शन कराना बहुत मुश्किल होगा। क्यों, क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये वाली जो रिएक्शन हो रही है वो बहुत स्लो होगी। जबकि दोबारा कराओगे तो कुछ चेनें, प्रोटीन्स की कुछ चेन्स खुल चुकी होंगी, तो दोबारा रिएक्शन कराना थोड़ा सा आसान। जब तीसरी बार रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर रिएक्शन कराना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और चौथी बार रिएक्शन कराने पर पूरी प्रोटीन चेन्स ऑलमोस्ट खुल चुकी होंगी, तो चौथी बार रिएक्शन कराना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे फास्ट कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, ये, और ये कैसी रिएक्शन हो रही होगी, सबसे स्लो। तो K1 रेट कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम, K2 की ज़्यादा, K3 की सबसे ज़्यादा और K4 की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सबसे लास्ट स्टेप सबसे फास्ट हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन चेन खुल चुकी होगी, जल्दी से रिएक्शन हो जाएंगी और H2O हटेगा चौथे वाले यूनिट से, और O2 क्या हो जाएगा आपका, कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। तो इस इफेक्ट को ही कोऑपरेटिव इफेक्ट कहते हैं, या हिंदी में सहकारक प्रभाव कहते हैं। तो होप आपको ये कोऑपरेटिव इफेक्ट और स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट 20th नंबर के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 20th नंबर के क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर TiH2O का होल 6+3। ऑर्जल एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है उसे समझते हैं। दिस एनर्जी लेवल डायग्राम इज ओनली फॉर हाई स्पिन एंड स्पिन अलाउड। ये जो रूल लगता है वो हाई स्पिन और स्पिन अलाउड के लिए ही लगता है।
तो ऑरिजिनल एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं? देखो इस क्वेश्चन में ही क्लियर है कि एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, तो आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है जहाँ पर आप क्या प्रेजेंट करते होंगे, एनर्जी प्रेजेंट करते होंगे। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं और ये रूल जो है वो हाई स्पिन और स्पिन अलाउड के लिए लगता है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। TiH2O का होल 6 + 3 कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, 0 × 6 0 = कितना चार्ज है 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया सॉल्व करके 3। टाइटेनियम का कितना होता है आपके पास 22। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 4s2 तक 20 और फिर 3D में भरेंगे 2। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देंगे तो क्या आएगा बताओ, 4s0 और 3d1। कौन सा सिस्टम है ये, D1 सिस्टम है। तो जब ऑरिजिनल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना होता है तो सबसे पहले आपको टर्म सिंबल निकालना होता है। क्या निकालना होता है, टर्म सिंबल। तो ग्राउंड स्टेट टर्म या टर्म सिंबल कैसे निकालते हैं, आओ सीखें। तो टर्म सिंबल निकालने के लिए सबसे पहले आप D1 बनाओ। D1 एक्चुअली यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2 1 0 -1 -2 चलता है। S की वैल्यू, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर कितना आता है, S = हाफ। 2 होते तो हाफ और हाफ ऐड हो जाते हैं। फिर निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी ΔS, जिसका फॉर्मूला होता है 2s + 1। तो 2 × S की वैल्यू कितनी है 1/2 + 1 करोगे, सॉल्व कर लेना 2 आ रहा होगा। तो ΔS की वैल्यू, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो ΔS की वैल्यू आ गई 2। एक्चुअली जितने अनपेयर होते हैं उससे एक ज़्यादा आता है, तो ΔS की वैल्यू पता चल गई। दूसरी चीज़ हम क्या निकालते हैं, L की वैल्यू। तो L की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना लिखा है 2, तो L की वैल्यू आती है 2। अगर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 और 1 दोनों को ऐड करके L की वैल्यू आती है। फिलहाल इस सिस्टम के लिए जो और L होता है, L बताता है ऑर्बिटल को। तो अगर L की वैल्यू 0 होती है तो इलेक्ट्रॉन होते हैं S ऑर्बिटल में, 1 होती है तो P ऑर्बिटल में, 2 होती है तो D ऑर्बिटल में। तो इसका जो नोटेशन आता है टर्म सिंबल वो आता है D। तो जो आपका टर्म सिंबल होता है या ग्राउंड स्टेट टर्म होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ΔS LJ, पर चलो अभी ΔS को ही समझो। तो आपका जो टर्म सिंबल बनेगा वो बनेगा आपका 2D। कौन सा सिस्टम बनेगा, 2D सिस्टम। ये मेरे पढ़ाने का एडवांटेज है, वैसे तो बुक में बिना इसके भी कर सकते हो, बुक में बिना इसके लिखा रहता है, लेकिन आप यहाँ पे समझो इस बात को कि क्या लिखना है। जो D वालों के लिए मूलिकन टर्म सिंबल यूज़ करते हैं T2G और EG। वैसे तो आज तक नीचे जब स्प्लिट करवाते थे तो T2G और EG लिखते थे, लेकिन नीचे क्यों लिख रहे हैं T2G या EG भी आ सकता है कभी कभी, किस बेसिस पे लिखते हैं उसे समझते हैं। आपके पास सिस्टम कौन सा था, D1 सिस्टम। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं। तो D1 सिस्टम कैसे बनाएंगे, ऐसे आप इसे एक्साइट करवाओ, H दोगे तो ये एक्साइट होकर के क्या आ जाएगा, और कोई एक्साइटमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, यही एक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ ग्राउंड स्टेट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, एक अनपेयर है तो एक उससे एक ज़्यादा 2 ही आएगी। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू एक अनपेयर है उससे एक ज़्यादा कितनी आएगी। अगर आप इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का चेंज देखोगे तो कितना आएगा 2 - 2 0। इसका मतलब जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में सेम आती है तो हम उस सिस्टम को कहते हैं कि सिस्टम क्या है, स्पिन अलाउड है। कैसा सिस्टम है, स्पिन अलाउड सिस्टम है। और अगर ये अलग अलग आती तो स्पिन फॉरबिडन हो जाता, लेकिन हमने शुरू में बताया था ये हाई स्पिन और स्पिन अलाउड के लिए ही एप्लीकेबल है, ये जो भी ऑरिजिनल एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान दो, तो T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है। अगर सपोज ये D4 होता, 1 2 3 और 4, हाई स्पिन में ऐसे ही भरते 1 2 3 4, तो ये EG अनसिमेट्रिकली फील्ड होता, तब ग्राउंड स्टेट में EG लिखते। क्या लिखते, EG। अगर D4 सिस्टम होता, सपोज ये D1 की जगह D4 होता तो ऐसा भरते, तो T2G तो सिमेट्रिकली फील्ड है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन EG कैसा है, अनसिमेट्रिकली फील्ड। तो जो टर्म सिंबल ग्राउंड स्टेट के लिए लिखेंगे वो फिर EG लिखेंगे, ना कि T2G। आगे बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बना रहे हैं ऑरिजिनल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ऑरिजिनल एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं तो एक तरफ क्या दिखानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है एनर्जी दिखा रहे हैं, और एक तरफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ दिखाते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जैसे जैसे लिगेंड बढ़ेगा। टर्म सिंबल क्या आया था हमारा 2D, यहाँ दिखाओ या यहाँ दिखा दो कहीं पे। और D कैसे टूटता है, 2 पार्ट में, T2G और EG। क्योंकि ग्राउंड स्टेट में T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड था, इसलिए हम इसको T2G लिख रहे हैं। अगर EG अनसिमेट्रिकली फील्ड होता ग्राउंड स्टेट में तो पहले EG लिखते नीचे,
तो अब आप इसे टू इसके रिस्पेक्ट में लिखा है, और एक्साइटेड स्टेट में क्या आएगा 2Eg। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के एक ट्रांजिशन हो रहा है, तो इस ट्रांजिशन के कारण क्या आएगा, मॉलिक्यूल, जब हम सिग्नल देखेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो इस मॉलिक्यूल का एक सिग्नल आएगा, एक ही सिग्नल आएगा। ये जो एक्स्ट्रा शोल्डर आती है या एक्स्ट्रा पीक क्यों आ रही है, सिग्नल क्यों आ रहा है, क्योंकि T2G या Eg अनसिमेट्रिकली फील्ड होते हैं। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ने कहा था, जॉन और टेलर नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या नहीं रहेगा, रेगुलर नहीं रहेगा, डिस्टॉर्शन होगा ज्योमेट्री में, और डिस्टॉर्शन के कारण ये इस एक स्ट्रक्चर ऐसा आता है। जब T2G या Eg अनसिमेट्रिकली फील्ड होते हैं तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, इसलिए कई बार छोटी सी पीक एक्स्ट्रा आ जाती है। तो वो बोलता है ऑर्जल एनर्जी लेवल डायग्राम में एक ट्रांजिशन हो रहा है तो एक सिग्नल आना चाहिए, तो वो कह रहा है दो क्यों दिखा रहे हैं, तो JTD इज द रीजन। और यहाँ पर ट्रांजिशन, ये जो पीक आई है वो किसकी वजह से आई है, 2T2G से 2Eg के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण आई है। इसी डायग्राम को कहते हैं ऑर्जल एनर्जी लेवल डायग्राम, और ये उसकी क्या है, लैम्डा मैक्स वगैरह को, मोलर एब्जॉर्बेंस को क्या कर रहा है, बता रहा है कि मोलर एब्जॉर्बेंस कहाँ पे आती है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, किसी भी प्रॉब्लम के लिए पूछ सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, 21 नंबर के क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है सेक्शन सी का। तो क्या कह रहा है, डिफाइन थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी को समझाओ। और क्या कह रहा है, ऑल्सो डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इन ये दो क्वेश्चंस एक में मर्ज करके दिए हैं। तो सबसे पहले तो हम एक बात समझते हैं कि किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी क्या होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, अ टेंडेंसी टू एग्जिस्ट इन दुनिया में एग्जिस्ट होने की जो टेंडेंसी होती है किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एटम में, किसी भी कॉम्प्लेक्स में, कितनी एबिलिटी है उसकी कि वो पूरी दुनिया में क्या कर पा रहा है। दुनिया में बहुत सारी परेशानी है लेकिन उन परेशानियों के बाद भी वो जिंदा खड़ा है, तो उसकी एग्जिस्ट करने की जो टेंडेंसी है या एबिलिटी है, उस एबिलिटी को ही क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी कहते हैं। स्टेबिलिटी दो टाइप की चलती हैं, एक चलती है आपकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और एक चलती है काइनेटिक स्टेबिलिटी। ये दोनों नाम तो आपने पहले ही सुने होंगे 11-12 से। तो थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है जब चीज़ें हीट के रिस्पेक्ट में समझाई जाती हैं तो वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में आता है। दूसरी काइनेटिक का मतलब होता है मोशंस, रेट से। तो अगर रेट के रिस्पेक्ट में आप डिफाइन करते हो तो वो काइनेटिक स्टेबिलिटी आता है। तो पहला है आपका थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को गिब्स फ्री एनर्जी वाले टर्म, जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, उसके रिस्पेक्ट में बताते हैं। अगर किसी प्रोसेस के लिए, किसी मॉलिक्यूल के लिए, किसी कॉम्प्लेक्स के लिए ΔG की वैल्यू निगेटिव आती है तो हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, और अगर पॉजिटिव आती है तो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। तो वैसे तो और भी कई पैरामीटर्स होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में जिसमें कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी को बताते हैं, लेकिन बेसिकली जनरली इससे समझाते हैं। वैसे ΔG का एक फॉर्मूला -NFE भी होता है, जहाँ पे E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। सेल वाले पार्ट में कभी देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ये जो E है, अगर E की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी ये निगेटिव में आएगा, और ΔG निगेटिव आएगा तो क्या होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो आपके पास E पॉजिटिव में आना चाहिए और ΔG निगेटिव में आना चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इन पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन की जाती है। अब काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है, जो 1 मिनट से पहले रिएक्ट कर जाते हैं वो होते हैं लेबाइल, मतलब बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जा रहे हैं, बहुत जल्दी रिएक्टिव है। दूसरे होते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये दो टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं, लेबाइल और दूसरे हैं आपके क्या, इनर्ट कॉम्प्लेक्स। तो लेबाइल क्या होते हैं और इनर्ट क्या होते हैं। जो 1 मिनट से पहले रिएक्ट कर जाएंगे वो लेबाइल, और जो 1 मिनट के बाद 10 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे, 10 दिन बाद रिएक्ट करेंगे वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। इनर्ट मतलब स्टेबल, लेबाइल मतलब रिएक्टिव। तो इनर्ट मतलब अक्रिय होता है, इनर्ट स्टेबल वाले कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये इसके बेसिस पर हम समझाते हैं। लेकिन अब लेबाइल और इनर्ट को फर्दर कैसे डिफाइन करते हैं, एक लाइन की बात है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेबाइल होते हैं और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनर्ट होते हैं। आउटर ऑर्बिटल वाले मतलब जो हाई स्पिन बनाते हैं, और इनर ऑर्बिटल मतलब जो अंदर से पेयरिंग करके जुड़ते हैं वो लो स्पिन कहलाते हैं। तो मैं एक एक एग्जाम्पल से इसको जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ, आओ सीखें। फॉर एग्जाम्पल FeH2O का होल 6+2, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे X, H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, 0 × 6 0 इक्वल टू कितना चार्ज है 2। तो ऐसे करके तो ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करते हैं। फिर आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, फिर 3D में भरते हैं 3d6।
जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d में बचे कितने 3d6, तो 4s 0 3d6 बच गए। अब आपके पास 4s ऑर्बिटल है तो 4p भी होगा, भले से इलेक्ट्रॉन ना हो, 4d ऑर्बिटल भी होगा, भले से उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। अब एक्चुअली ये अंदर वाला d है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, ये 4s ऑर्बिटल, ये 4p ऑर्बिटल और ये आपके 4d ऑर्बिटल्स हो गए। अब एक्चुअली ये जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, पेयरिंग नहीं कराते, आउटर और बाहर से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर 6 लिगेंड है, सब ने अपने अपने लोन पेयर दिए, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 6 लिगेंड ने अपने अपने लोन पेयर दिए 6 H2O ने, और इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के जुड़ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया sp3d2, और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी sp3d2 में, ऑक्टाहेड्रल। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 आएगा। मतलब ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, पूछा क्या है आपके पास, क्योंकि ये चीज़ें बाहर से जुड़ी हैं, अंदर से पेयरिंग तो नहीं हुई, अंदर से पेयरिंग नहीं हुई, बाहर से जुड़ी हैं, तो बाहर से जुड़ी हैं तो कैसी होंगी, हाई स्पिन, और हाई स्पिन होगी मतलब आउटर ऑर्बिटल से जुड़े हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा कॉम्प्लेक्स है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। दूसरी एक और चीज़ देखते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्स, FeCN का होल 6 3 नेगेटिव, x -1 × 6 -6 इज इक्वल टू -3, x इक्वल टू 3, Fe आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, 4s2 3d6, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आया था, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेंगे 4s से, और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3d5 बन जाएगा। 4s से तो 4p ऑर्बिटल भी होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 4d भी होगा, ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं बनाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी वजह मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5। अब ये जो लिगेंड है वो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसे ट्रिक से कैसे याद कराया था, एक्स होम, हेलोजन OH और H2O वीक फील्ड, नाइट्रोजन या कार्बन जिन लिगेंड में आते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले पेयरिंग कराते हैं। तो ये तो ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में ये पेयरिंग कर जाएंगे, तो पेयरिंग करके ये कुछ ऐसे दिखाई देने वाले हैं, और जब ये ऐसे दिखाई देंगे तो 6 CN अपने अपने लोन पेयर डाल के जुड़ेगा, 6 CN ने अपने अपने लोन पेयर डाले, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनाया, D2sp3, और D2sp3 है, अंदर से जुड़ा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनर्ट, और ये कैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था जो थोड़ी देर पहले कराया था, लेबाइल। तो ऐसे जो आउटर ऑर्बिटल वाले होते हैं वो लेबाइल, जो इनर ऑर्बिटल वाले होते हैं वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। तो आप होप आपको ये लेबाइल और इनर्ट वाला ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक स्पेशल एग्जांपल और बता रहा हूँ, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। एक स्पेशल सा एग्जांपल और देख लो, यहाँ पे ध्यान दो, VH2O का होल 6 +3, वेनेडियम का कितना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 3 आएगा, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, 4s2 3d3, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देंगे, तो 4s0 3d2, और 4s से तो 4p भी होगा, 4d भी होगा, ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं बनाएंगे। 3d2 वैसे तो लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है, तो बाहर से जुड़ जाना चाहिए था, sp3d2 आ जाना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल खाली हैं, तो वो बाहर से ना जुड़ करके अंदर से जुड़ेगा। तो 6 H2O ने अपने अपने लोन पेयर यहाँ डाले, और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, D2sp3, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब क्योंकि अंदर से जुड़ा है तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या होना चाहिए, इनर्ट, पर ये लेबाइल होते हैं। होना तो इनर ऑर्बिटल वालों को इनर्ट चाहिए, बट ये कैसे होते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि अगर इनर ऑर्बिटल होने के बावजूद d ऑर्बिटल वैकेंट रह जाती है, सॉरी, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को लेबाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। अब बच्चों ने सवाल किया कि सर जब अंदर से पेयर करवा रहे थे या अंदर से जोड़ रहे थे तो यहाँ से क्यों नहीं जोड़ा, यहाँ से इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में या तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनता है या d2sp3 बनता है, तो यहाँ d3sp टाइप का कोई हाइब्रिडाइजेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ से जोड़ा, यहाँ से ऐड नहीं किया। तो होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और भी जुड़ा हुआ है,
तो इससे एग्जाम्पल से ही इसको क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। बस पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट पे बात करते हैं। तो आपके पास स्टेप वाइज क्या होता है, देखो जब मेटल और लिगेंड जुड़ते हैं तो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फिर जब आपके पास ये स्टेप वाइज की बात कर रहे हैं, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी को समझाने के लिए जो कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये जब आपका एक कॉम्प्लेक्स बन गया फर्स्ट स्टेप में, फिर लिगेंड से रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा आपका, Ml2 बनेगा। फिर जब Ml2 बन जाएगा, फिर से लिगेंड आया, तब जाकर के क्या बना। ये कोई भी स्टेप आपका पहले स्टेप से या दूसरे स्टेप के बिना नहीं होगा। जब तक ये नहीं हो जाएंगे तब तक नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो यहाँ पर इसको लास्ट वाले को दिखा रहे हैं, Ml-1L मिलकर के MlN कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रही है। इनके लिए जो कांस्टेंट यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं K1, K2, K3, Kn। ये तो है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स। अच्छा, K1 की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालेंगे K1, यहाँ पे समझो, बचपन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे वैसे ही निकालना है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। K2 कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट साइड वाले का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड वाले का कंसंट्रेशन। K3 Ml3 डिवाइडेड बाय Ml2 और आपका L। Kn कैसे निकालोगे, Mln अपॉन Mln-1 और L। तो ये होप आपको समझ में आया होगा स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैसे निकाल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल। अब आप खुद से देखोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो मेटल लिगेंड से जुड़ा, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बना। क्या बना, पहले स्टेप में मैटर नहीं कर रहा, दूसरे वाले स्टेप में मेटल से 2 लिगेंड जुड़े, आपका सीधे Ml2 बन गया। M ने 3 लिगेंड से रिएक्ट करा और क्या फॉर्म कर दिया आपका। ऐसे ही लास्ट वाले स्टेप में M ने N लिगेंड से रिएक्ट करा और क्या बना दिया। इसमें हर एक स्टेप इम्पॉर्टेंट नहीं है, हर एक स्टेप इम्पॉर्टेंट नहीं है। वहाँ पे एक स्टेप इम्पॉर्टेंट था, यहाँ एक ही स्टेप में बना सकते हो जो बनाना है। इसे कहते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। का इसे डिनोट करेंगे β1, β2, β3, β4, βn, ऐसे करके बीटा लेटर से डिनोट करते हैं। और वहाँ पर उनको कैसे डिनोट कर रहे हैं, K वाले लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, β1 निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताओ, Ml अपॉन Ml। और β2 निकालेंगे तो Ml2 अपॉन M। और ये जो L की, ये जो है कोफिशिएंट, वो कहाँ लिख देते हैं, पावर में, L की पावर 2। β3 निकालेंगे तो कितना आएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। β3 आप कैलकुलेट करोगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना आएगा बताओ, Ml3 अपॉन M और L की पावर क्या लिखोगे, 3। ये है β3। अब हमें क्या प्रूफ करना है, मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही βn भी कैलकुलेट कर सकते हैं, Mln अपॉन M L की पावर n। हमारा क्वेश्चन था कि रिलेशनशिप समझाना है। तो ये है β3 ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। मैंने इसे थोड़ा सा अपने हिसाब के लिए Ml Ml2 से ऊपर और Ml Ml2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ध्यान से देखो, जब मैंने Ml Ml2 से इसे काट दूंगा तो ये फिर से यही बन जाएगा। लेकिन मैंने इसे β3 के लिए सॉल्व करूं तो ये ABC मल्टीप्लाई में है, तो आगे पीछे लिख सकते हो आप। मैंने पहले Ml लिखा, फिर Ml2 लिखा मल्टीप्लाई में, और लास्ट में क्या लिख लिया बताओ, Ml3 लिख लिया। और नीचे क्या क्या है वो देखो, सब मल्टीप्लाई में है। तो मैंने यहाँ पे से एक M यूज़ किया, और L की पावर कितनी है ये, 3। तो L की पावर 3 में से एक L इंटू L होना था, मैंने एक L इसके साथ ले लिया। फिर मल्टीप्लाई में क्या है, Ml और एक L ये ले लिया। और ये क्या है आपका Ml2 और एक L मैंने ये वाला ले लिया, L इंटू L L भी बनेगा, ठीक है। L इंटू L क्यूब है ना ये। तो एक बार L यहाँ पे मल्टीप्लाई, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ पे, सब मल्टीप्लाई में चल रहा है। ऐसा करके हमें फ़ायदा क्या हुआ, अगर हम ध्यान से देखें तो ये K1 है, ध्यान से देखें तो ये क्या बन चुका है, K2, और ध्यान से देखें तो ये क्या बन चुका है, K3।
तो जनरली क्या होगा, ओवरऑल और स्टेप वाइज में रिलेशनशिप क्या होता है कि बीटा 3 इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3, बीटा n टर्म्स के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा n इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू डॉट 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 इंटू Kn तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का चौथा क्वेश्चन है। डिफाइन फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सबसे पहले तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग समझते हैं। 5 d ऑर्बिटल होते हैं, पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी ऐसे होती है। लिगेंड इससे अटैक करने के लिए आता है मेटल के पास, और मेटल लिगेंड जुड़ करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जब ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनता है तो 3 ऑर्बिटल की एनर्जी नीचे होती है और 2 ऑर्बिटल की ऊपर होती है, इसे T2g और इसे जनरली Eg कहते हैं। तो यह है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसको ऑक्टाहेड्रल के लिए डेल O कहते हैं, टेट्राहेड्रल के लिए डेल T कहते हैं। अब आपसे यही जानना चाह रहा है कि ये जो गैप है वो किस बात पर डिपेंड करता है, इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर बताओ। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 मेन फैक्टर हैं, मेटल और लिगेंड। सारा खेल इन्हीं पर है। तो ये दोनों ही बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहली बात तो आपके पास जब हम ऑरिजिनल एनर्जी लेवल डायग्राम भी बनाते हैं तो इधर लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ देखते हैं। लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ पहला फैक्टर तो हो गया आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या हो गया पहला फैक्टर? जितने ज़्यादा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या लिखा गया है, जितने भी लिगेंड है उन्हें वीक फील्ड लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ उसे क्या किया गया है, अरेंज किया गया। जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बढ़ता है वैसे वैसे ये गैप भी क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो ये गैप भी क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बढ़ती है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा ये गैप बढ़ता चला जाएगा। तो पहला फैक्टर तो यही हो गया। दूसरा फैक्टर है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे 4th पीरियड के एलिमेंट है 3D सीरीज वाले, फिर 4D सीरीज वाले और 5D सीरीज वाले। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, 3D सीरीज के बाद 4D वाले या 5D वाले आएंगे तो भी ये गैप बढ़ता चला जाता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर क्या हो गया आपके पास, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मेटल की प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ये गैप क्या होता चला जाता है, ज़्यादा होता चला जाता है। तो ये मेन 3 फैक्टर है जिन फैक्टर्स पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड करती है। तो इन सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना होता है। बाकी हम एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते थे वो पेयरिंग कराते थे। पेयरिंग क्यों कराते थे? क्योंकि ये गैप ज़्यादा होता था और नीचे ही भर जाते थे तो लो स्पिन बनता था। अगर ये गैप कम होता तो 1 2 3 4 5 हाई स्पिन बनते हैं। तो हाई स्पिन और लो स्पिन मैं पहले भी कई क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुका हूँ और उन्हीं के क्वेश्चन के बेसिस पर ये सारी चीज़ें चलती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लो स्पिन, हाई स्पिन, कॉम्प्लेक्स, ये सारे फैक्टर्स किस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में काउंट होते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपका जो एक पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर बीएससी 3rd ईयर के सैम्पल पेपर का, वो मैं ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका हूँ। बाकी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हो। बाकी तब तक के लिए जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।